संसद की नई बिल्डिंग पर विपक्ष के बॉयकॉट पर बीजेपी के पलटवार को आपने सुना, लेकिन इसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, नए संसद भवन पर उनका क्या कहना है। देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस समय जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर चल रहा है और आने वाले समय में यहां पर चुनाव भी हो सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं। सर, ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर अब उन्नति की राह पर है, डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑन ग्राउंड है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, यहाँ पे डिलिमिटेशन भी होगा और उसके बाद यहाँ की आवाम चुनेगी सरकार। देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पहले डिलिमिटेशन करना था, वो भी हो गया। वोटर लिस्ट ठीक करनी थी, वो भी हो गई। अब हम इंतजार कर रहे हैं, काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिले थे कि यहाँ पे अब चुनाव होने चाहिए और लोगों की हुकूमत आनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी करेंगे और हमें स्टेटहुड जो है उसको रिस्टोर करेंगे। सर, डेवलपमेंट को लेकर क्या आपका एनालिसिस है, क्योंकि इस समय पूरे देश में सब जगह, जम्मू कश्मीर में खुद यहाँ के युवाओं को एंगेज करने की बात की जा रही है, साथ में डेवलपमेंट, साथ में हाईवेज या फिर और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर। देखिए, ये तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो सरकार तो कह रही है कि बहुत कुछ हो रहा है। पहला वादा इनका था कि 50,000 नौकरियां मिलेंगी, वो कहाँ गई, कहाँ है वो नौकरियां? और जो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर स्टेट में नॉर्मल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमें तो सिर्फ ये फायदा हुआ कि जब से G20 का यहाँ पे वो मीटिंग हुई, उससे ये हुआ कि जहाँ भी इनके डेलीगेशंस को जाना था, एयरपोर्ट से लेकर ललित होटल तक, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई और हर जगह रंग किया गया, जो कभी हो नहीं सकता था और सरकार कर नहीं सकती थी, उनके पास उतना पैसा नहीं था। साथ साथ इनको गुलमर्ग जाना था, तो वो सारी सड़क जो है उसमें इतने पॉट होल्स थे, वो सब ठीक हो गए। ये एक अच्छी बात हुई। आज आप देखें तो बिजली भी बहुत अच्छी है। आप जाएं तो फोरशोर रोड पे जाएं, हर कोई लाइट जल रही है। ये इनकी आने की मेहरबानी है। सर, आपको लगता है कि ये आने वाले समय में इसका सीधा असर इलेक्शन पे पड़ेगा, यहाँ के लोगों पे पड़ेगा, माइंडसेट पे पड़ेगा, आवाम पे पड़ेगा? देखिए, इलेक्शन में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। आपने देखा कर्नाटका में भी मुद्दे अलग थे और एक हुकूमत जो थी वो चली गई। यहाँ भी मुद्दे अलग अलग होंगे जब इलेक्शन आएगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आपके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं, अब संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप क्या चाहेंगे सर? देखिए, जहां तक उद्घाटन का सवाल है, मैं तो खुश हूं कि पार्लियामेंट, अब नई पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि पार्लियामेंट सेशन इसमें होगा, और शुक्र है कि अब 28 तारीख को वो उनका उद्घाटन होगा। मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी रिश्तेदारों में शादियां हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सर, इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि जैसे अपोजिशन कह रहा है कि वो यहाँ नहीं आएगा, मतलब इस उद्घाटन के बाद पार्ट नहीं होगा, क्या आप भी उसी की वजह से नहीं जा रहे हैं? अपोजिशन में तो जरूर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और जो अपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि अपोजिशन एक साथ, आपको लगता है कि एक साथ एकजुट है? हाँ, अपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए। वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की, कि अपोजिशन यूनाइटेड होगी तो। और खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी वो हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, राष्ट्रपति से महामहिम से करवाना चाहिए था। देखिए, अब इसमें कौन इनॉग्रेट करेगा, जरूर प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है, करना चाहिए था, मगर वो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं कर रही हैं, मगर प्रधानमंत्री करेंगे। सर, आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। जब ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मोदी इज द बॉस, कैसी फीलिंग होती है खासतौर पे आपको? मोदी इज द बॉस। मोदी ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
So obviously he is the prime minister of the country. इसमें बॉस की क्या बात है? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है. सर इस समय अरविंद केजरीवाल जो गवर्नर को लेकर पूरा सब जगह जा रहे हैं, आपसे भी मुलाकात हुई उनकी? मेरी मुलाकात. अच्छा, तो आप कर्नाटका भी गए और अरविंद केजरीवाल भी सब जगह जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इस अध्यादेश के विरोध में सबको एकजुट होना चाहिए. आपको क्या लगता है सर, क्या आपका एनालिसिस है इस पे? ये जहां तक दिल्ली की गवर्नमेंट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके नीचे अफसर काम करने चाहिए. वो ऑर्डर सही था, मगर हुकूमत हिंदुस्तान को क्यों ये पड़ी कि जिस दिन रिसेस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन इन्हें ऑर्डिनेंस लाई. उसकी जरूरत क्या थी? ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या पड़ी थी? पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है जुलाई में, उसमें ये चीज ला सकते थे. तो आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगे सर, सलाह देंगे कुछ? मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, मैं उस लायक ही नहीं हूं कि मैं सलाह दे सकूंगा. आपका समर्थन लेकिन उनकी तरफ होगा? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा जो सब लोग कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस गलत था. वक्त ऑर्डिनेंस करना नहीं चाहिए था. इस पार्लियामेंट में आता, पार्लियामेंट में इस पे बहस होती, फिर काम चलता. सर विपक्ष लामबंद हो रहा है, एक साथ आप सब हैं. आपने भी कहा कि आप विपक्ष का हिस्सा हैं. प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आप किसको देखते हैं? क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार या कोई आपके मन? देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं. पहले तो इलेक्शन जब आए उसमें क्या स्थिति रहेगी, उस स्थिति में वो फिर फैसला होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा. अभी से हम ये कहें कि ये प्रधानमंत्री बनेगा, वो गलत है. अब देखिए, वाजपेयी जी ने 23 पार्टीज थी जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, हम भी उसका हिस्से थे. तो वो जब 23 पार्टी को चला सके तो हो सकता है कोई प्रधानमंत्री बनेगा. अगर वैसी स्थिति बनी तो प्रधानमंत्री बनेगा. अब आपने देखा देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने उस वक्त, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने, गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हुकूमत चलती रही. हम तो मैं जब जवान था, कॉलेज में पढ़ता था और पंडित जवाहरलाल जी जिंदा थे, तो इलस्ट्रेटेड वीकली में ये आता था, आफ्टर नेहरू हु. और आफ्टर नेहरू एक छोटे कद का शास्त्री जी आ गए और बहुत अच्छी तरह से हुकूमत चलाई, भारत को आगे ले चला. तो कोई भी हो सकता है. इसमें ये कहना कि ये बनेगा वो बनेगा, मैं उसमें नहीं जाता. क्या राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं सर? वो नेता हैं, कौन कहता नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं वो, मगर प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो उस वक्त फैसला होगा. सर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आर्टिकल 370 को जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे. इस पे आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? आपको लगता है ये एक नया? जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा. क्यों? वो जानती हैं वो नहीं लड़ेंगी इलेक्शन. हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लड़ेगी इलेक्शन. क्या सर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? वो वक्त बताएगा. हमने तो ये कहा है कि हम लोग इकट्ठे बैठ के बातचीत करेंगे जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा. उस वक्त देखेंगे क्या बने, क्या स्थिति होगी. सर क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो सबसे पहले गुपकार के बारे में बात आता है, आपका जिक्र आता है, आपके साथ साथ महबूबा मुफ्ती और बाकी जो नेता हैं उनका जिक्र आता है. कैसे आप देख रहे हैं? आपको लगता है कि कश्मीर उन्नति की राह पर है या नहीं? देखिए, कश्मीर जिस तरह भारत के बाकी हिस्से हैं, हमने आगे चलना है. हमें आतंकवाद ने बहुत खराब किया है. आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, कुछ भी कहें, आतंकवाद आज भी है. अभी आपने पुंछ में और राजौरी में देखा किस तरह हमारे सिपाहियों को शहीद किया गया है. ये आपके पास पता है और सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है. हम ये छुपा नहीं सकते कि आतंकवाद है और हम उस आतंकवाद के हिस्से में पड़े हुए हैं. इसीलिए हमारी प्रोग्रेस जो है वो इतनी तेज नहीं है जितने भारत के दूसरे हिस्सों में है. सर बैंगलोर में आपको सबने देखा, अब जो विपक्ष है वो सभी एक मंच पे आ रहा है. लगता है आने वाले टाइम पर अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होगा और 2024 में एक तगड़ी फाइट बीजेपी को मिलेगी इससे. देखिए,
हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन यूनाइटेड होगी, एक यूनाइटेड फाइट होगी। बहुत जरूरी है वो अपोजिशन में जाएं या हम अपोजिशन में जाएं, एक स्ट्रांग अपोजिशन जरूरी है भारत को मजबूत करने के लिए। सर, कोई ऐसा रोड मैप जो कि 2024 की तरफ आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो कि आप तैयार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपोजिशन को एक साथ एकजुट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपोजिशन में बहुत सारी आवाजें हैं जो अलग अलग हैं, उन सबको एकजुट करने के लिए आप एक अहम भूमिका निभाएंगे? देखिए, ये कहना कि सारा ऑपोजिशन यूनाइटेड होगा, मैं नहीं जानता। कोशिश सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी ऑपोजिशन हो, यूनाइटेड ऑपोजिशन हो, जो अच्छी तरह से आगे चल सके, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कहां तक कामयाब होंगे वो वक्त बताएगा। सितंबर ऑनवर्ड 2024 तक एक चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, चुनावी समय है। आपको लगता है कर्नाटका या फिर बाकी जो राज्य हैं उनके इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसका असर उस पर भी पड़ेगा और आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर अपोजिशन मेन पार्टी के तौर पर आएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कर्नाटका का नतीजा इस बात को साबित करता है कि कर्नाटका की जीत में सबसे बड़ा हाथ जो है वो ये है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस जो हमारे वतन में बढ़ रही थी उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मोहब्बत को ज़्यादा पसंद किया, डेवलपमेंट को ज़्यादा पसंद किया, बल्कि ये जो नीति आजकल चल रही है कि मुसलमान को अलग खड़ा करो, हिंदू को अलग खड़ा करो, सिख को अलग खड़ा करो, ये नीति जो है इसको कर्नाटक के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सर, बजरंगबली को लेकर भी बहुत सारी बातें कही आप। देखिए, बजरंगबली की बात जो हुई, मैं तो ये पहले कहूँगा कि कांग्रेस को भी ये उठाना नहीं चाहिए था। फिर जिस तरह से बीजेपी ने इसको बहुत बढ़ चढ़ के बताया, और मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि जब वोट देने जाओगे तो बजरंगबली का नारा मारो, ये गलत था। क्योंकि धर्म का इस्तेमाल करना इलेक्शन के, भगवान को वोट नहीं चाहिए, इंसान को वोट चाहिए। मैं तो हर वक्त ये कहता हूँ, जिस दिन हम खुदा के लिए वोट मांगेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कुछ है नहीं। वोट तो हमें चाहिए हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे रियासत के और हमारे वतन के फ्यूचर के लिए चाहिए वोट। हमें खुदा के लिए वोट नहीं चाहिए। और जो ये पॉलिसी खेल रहे हैं कि धर्म से वोट चाहिए, वो गलत है। वो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को मजबूत नहीं कर रहे हैं। सर, बजरंग दल को लेकर भी काफी सारी बातें कही गई, आपकी अपनी क्या राय है इसमें? सर, मेरी राय ये है कि ये गलत है, गलत है। मैं कल अल्लाह का नाम लेकर वोट लूं, क्या वो सही है? आप राम के नाम पे वोट लें, क्या वो सही है? राम को वोट नहीं चाहिए, अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, वोट मुझे चाहिए, लोगों को चाहिए। तो इससे ये जो ये पॉलिसी खेल रहे हैं धर्म को लगा के, ये हिंदुस्तान को कमजोर करते हैं, ये हिंदुस्तान को मजबूत नहीं करते हैं। सर, आने वाले समय में जब आप दिल्ली जाएंगे तो क्या मुलाकात कर रहे हैं? कोई उम्मीद है? क्योंकि आप देखिए, हम लोग हर वक्त पार्लियामेंट में मुलाकात करते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री को अपनी अगर कोई ऐसा मुद्दा होगा हम जरूर मिलेंगे प्रधानमंत्री से। हमारे कई मुद्दे हैं जिन पे हम प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं? वो तो सारे भारत का प्रधानमंत्री है, वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। जब प्रधानमंत्री के पद पे या चीफ मिनिस्टर के पद पे कोई बैठता है, वो सबका बाप होता है और उसको सबके बाप को हर एक बच्चे की तरफ देखना पड़ता है, उनकी मुश्किलात को दूर करना पड़ता है। इससे जब हम भी जाएंगे, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर कई चीजों पर उनके सामने रखेंगे जो हमारी रियासत के लिए जरूरी है। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि चुनाव में उनकी भूमिका बहुत अहम होती जा रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर, अपोजिशन का एक मेन हिस्सा भी हैं वो, और आपकी भी जाहिर सी बात है मुलाकात या बातचीत हुई होगी या होती होगी, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और क्या आपका इंटरप्रिटेशन है 2024 को लेकर? देखिए, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। ये तो वो लीडर हैं, वो अपना काम करेंगे, हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि सभी सवालों पे बिल्कुल क्लियर तरीके से उन्होंने जवाब दिए और ये भी बताया कि 2024 के इलेक्शन हो या फिर जम्मू कश्मीर के चुनाव, उसके लिए पूरी तरीके से एनसी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तैयार हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।